नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। सवाल मध्य प्रदेश का आप देख रहे हैं। राज्यसभा चुनाव खत्म हो गया है। बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। प्रमाण पत्र भी मिल चुका है, लेकिन सियासत अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए आखिर बचा क्या है, क्योंकि नामांकन वापसी की समय सीमा तो खत्म हो गई और बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित भी घोषित हो गए। ऐसे में अगर कल सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के पक्ष में फैसला दे भी दे, क्योंकि कल सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में मीनाक्षी नटराजन नामांकन रद्द मामले में, तो क्या बदलेगा? क्या कांग्रेस को राज्यसभा की सीट वापस मिल जाएगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक और नैतिक लड़ाई बनकर रह जाएगी? बीजेपी कांग्रेस की इस लड़ाई का मजाक उड़ा रही है। मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि चुनाव होता तब भी बीजेपी ही जीतती। अब बताइए, संख्या बल कम होने के बाद भी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं विश्वास सारंग कि तब भी बीजेपी ही जीतती और इसीलिए कांग्रेस बेहद सतर्क थी। लेकिन ऐसी कैसी सतर्कता कि नामांकन फॉर्म ही ठीक से नहीं भरा, क्योंकि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था दरअसल, और इसीलिए वो उड़ान भरने वाले थे अपने विधायकों के साथ कि अब इनको सेफ करेंगे और चुनाव वाले दिन हाजिर करेंगे। लेकिन पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक तकनीकी गलती थी या फिर कांग्रेस की चुनावी तैयारी में एक बड़ी चूक, बड़ी लापरवाही? क्या कांग्रेस अपनी गलती को साजिश बताकर राजनीतिक सहानुभूति जुटाना चाहती है? क्या चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को न्याय मिल भी गया तो क्या इसका कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिलेगा? आज बहस इसी पर। क्या मीनाक्षी नटराजन के नामांकन की लड़ाई अब से प्रतीकात्मक रह गई है? सीट गई या नहीं, इसका फैसला कोर्ट करेगा। तो शुरू करते हैं सवाल मध्य प्रदेश का। तो राज्यसभा का खेल खत्म, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद बाकी, ये हमारा आज का विषय है। चलिए, एक छोटा सा तैयार किया है पैकेज, डिटेल में आपके साथ जानकारी साझा करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं सवाल मध्य प्रदेश का हमारे पैनलिस्ट के साथ। निर्विरोध चुने गए बीजेपी के तीनों उम्मीदवार। मीनाक्षी नटराजन पर सुप्रीम कोर्ट में इंतजार। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीनों सीटें बीजेपी के नाम हो गई हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट को निर्विरोध सांसद चुन लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंप दिया। लेकिन यहाँ सवाल मीनाक्षी नटराजन का है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। मामले पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी कोई फैसला नहीं दिया। ऐसे में 11 जून गुरुवार को नामांकन वापसी के लिए दोपहर 3 बजे तक का समय बीतते ही बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। सवाल यही है कि अब क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, उम्मीद खत्म नहीं हुई। कल सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, लेकिन मैं समझता हूं कि देश के अंदर जब भी कोई ऐसी घटनाएं घटी तो रात रात तक सुप्रीम कोर्ट चली। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं मानती? रही चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे पास जानकारी नहीं है। 2 दिन पहले से हमारे नेता सब गए, हमारे वकील गए कांग्रेस पार्टी के, जब पूरी जानकारी उनके संज्ञान में, तो चुनाव आयोग से चाहता तो फैसला ले सकता था, लेकिन चुनाव आयोग फैसला नहीं लेना चाहता, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कल इस पर सुप्रीम कोर्ट। इधर मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि तीसरी सीट पर अगर चुनाव होता तो भी बीजेपी ही जीतती। इसके पीछे उनका तर्क है कि मीनाक्षी के खिलाफ बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग होती। बेइज्जती से बचने कांग्रेस ने गलत फॉर्म भरवा दिया। और कांग्रेस को मालूम था यदि चुनाव होगा तो 25 से 30 विधायक कांग्रेस के आत्मा की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस वोट करेंगे। कांग्रेस अपनी फेस सेविंग के लिए, अपनी बेइज्जती को बचाने के लिए उसने गलत फॉर्म भरवाया। फॉर्म रिजेक्ट जो करवाया है वो कांग्रेस ने स्वयं ने करवाया है। इसमें ना चुनाव आयोग की गलती है, ना भारतीय जनता पार्टी की गलती है, ना हमारा कोई लेना देना है। जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। इस मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन इन सब के बीच ये चर्चा जरूर गर्म है कि कांग्रेस से चूक कहां हो गई। क्या अभी भी कांग्रेस को राहत मिलने की उम्मीद है? भोपाल से INS 24/7 के लिए अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।
तो कुछ सवाल हैं जहन में जिसे जानने की कोशिश करेंगे हमारे पैनलिस्ट से। पहला सवाल ये कि जब नामांकन वापसी की समय सीमा खत्म हो गई है तो क्या कानूनी राहत का कोई व्यवहारिक मतलब बचता है, इसे समझेंगे जो लीगल एक्सपर्ट होंगे हमारे साथ उनसे। वहीं दूसरा सवाल ये होता है कि अगर मीनाक्षी नटराजन का नामांकन वैध घोषित हो जाता है तो क्या राज्यसभा चुनाव दोबारा होंगे, ये भी सवाल सबके जहन में है कि क्या होगा कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला आएगा। तीसरा सवाल यह होगा कि क्या चुनाव आयोग को इस मामले में पहले हस्तक्षेप करना चाहिए था। इस पर भी सवाल उठा रहे हैं लगातार कि जानबूझ के डिले किया गया है और इसे डिले किया गया ताकि नामांकन वापसी का जो समय है वो खत्म हो जाए और फिर निर्विरोध जो है घोषित कर दिए जाएं कैंडिडेट। जब सामने कोई ना होगा तो फिर निर्विरोध ही घोषित किए जाएंगे, ये आशंका भी विपक्ष जाहिर कर रहा है। चौथा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की निर्विरोध जीत को कांग्रेस कोर्ट में चुनौती दे सकती है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या वो चुनौती दे सकती है, राइट्स हैं, क्या हो सकता है इसके बाद, ये सब कुछ। इसके अलावा आखिरी और पांचवा सवाल ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक चुनाव प्रक्रिया रोकनी चाहिए थी। जैसे हमने कहा कि इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो उसके साथ ही साथ ये सवाल भी कर रहा है कि क्या रोक दिया जाना चाहिए था, ये उम्मीद की जानी चाहिए थी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। कौन कौन है हमारे आज पैनल में, जल्दी से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए आज 4 गेस्ट का पैनल है। हमारे साथ है तनु दीक्षित जी, जो कि अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है तनु दीक्षित जी आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन जोशी जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है डॉक्टर नवीन आपका। प्रवीण खरे जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। प्रवीण जी बहुत स्वागत है। और जेपी मूलचंदानी जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मैं प्रवीण खरे जी आपसे ही कर रही हूँ। कल सुनवाई है, कितनी उम्मीद कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि कैंडिडेट निर्विरोध घोषित हो चुके हैं, अब तीनों ही सीटों पर बीजेपी है। देखिए, देश की हमारी जो शीर्षक संस्थान है उनसे तो हम न्याय की उम्मीद कर ही सकते हैं। वैसे तो ये चुनाव आयोग को संज्ञान में मामला लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने केवल ये कहकर इससे पल्ला झाड़ लिया कि उनकी जानकारी में कुछ नहीं है, जबकि हमारे शीर्षक नेता 2 दिन से उनसे संपर्क में कोशिश है और मुलाकात भी हुई, पूरा मामला उनकी जानकारी में है। तो आखिरी उम्मीद यही है कि हमने हमारे देश की जो शीर्षक न्यायालय है उनसे तो हम उम्मीद कर सकते हैं। और वरिष्ठ नेतागण भी हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो भी अपनी राजनीतिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चा का समय मिला है और माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भी चर्चा के उन्होंने समय मांगा है जी। बिल्कुल। तो क्या क्या उम्मीद रह जाती है ये भी समझेंगे। हमारे साथ जो लीगल एक्सपर्ट हैं तनु दीक्षित जी, उनसे मैं प्रवक्ता बीजेपी जो हैं हमारे साथ मूलचंदानी जी, पहले तो आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। अब कल फैसले तक ये बधाई रहेंगी नहीं रहेंगी ये तो हम समझेंगे दीक्षित जी से। कैसा महसूस कर रहे हैं? कांग्रेस तो कह रही है कि ये सब आपने पहले से ही प्लान करके रखा था और इसीलिए कैंडिडेट भी उतारा। फिलहाल जीत की बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के लिए शुरू से आश्वस्त है। हमने तीसरे सीट पर भी अपना कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि 3 सीटों का चुनाव था तो तीनों कैंडिडेट हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने उतारे हैं। क्योंकि राज्यसभा में जो विधायकों के माध्यम से जनता की आवाज जाती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश परचम लहरा रहा है, विदेश में, देश में, सभी जगह, उस हिसाब से जो कुछ विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुनते, ऐसी हमें उम्मीद थी और उसके अनुसार ही अपना निर्णय लेते और जो जनता उनके मतलब आपने वो अंतरात्मा की आवाज के भरोसे ही कैंडिडेट उतार दिया। संख्या बल तो आपके पास था नहीं, है ना? निश्चित। और क्या ये भी खबर लीक हो गई थी कि तेलंगाना से आपको कुछ इनपुट्स मिल गए थे जो आपने ये समझ लिया कि चलिए अब तो ये होना ही है? देखिए, इनपुट मिलने के बाद निश्चित रूप से इनपुट मिले, इसलिए शिकायत भी दर्ज करी, परंतु सरकार वहाँ किसकी है ये सब जानते हैं। और लोकतंत्र में पारदर्शी सर्वोच्च मूल्य है, पारदर्शिता। लोकतंत्र में पूरी व्यवस्था जनता के विश्वास पर आधारित रहती है। चुनाव प्रक्रिया में भी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए प्रत्याशी को सही एवं पूर्ण जानकारी देना बहुत अनिवार्य रहता है। जानकारी छिपाना बहुत गंभीर विषय है। और आपने देखा होगा कि पूरे मामले में
इन्होंने जानकारी छुपाई। अब वो इनका आंतरिक मामला है वैसे तो, परंतु जिस प्रकार से हम लोग आप लोग सब देख रहे थे कि ये जो कैंडिडेट था वो न तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कैंडिडेट था, न मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कैंडिडेट था, ये थोपा गया राहुल गांधी जी की पसंद का कैंडिडेट था, जिसके कारण इनका अंतःकलह बढ़ता गया और ये चीज आपने भाप ली और ये चीज आप भाप गए थे, है ना। मैं आपसे एक और चीज समझना चाहती हूँ। अच्छी बात है, अभी आप विश्वसनीयता की बात कर रहे थे, तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है मूलचंदानी जी? जो कहा विश्वास सारंग जी ने कि ऐसा नहीं भी होता तो भी जीतते तो हम ही, कैसे? नहीं, निश्चित रूप से हमें उन लोगों पर विश्वास था जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर हमारे पक्ष में जनता की आवाज बनकर मतदान करते। इसके लिए हम बिल्कुल निश्चित रूप से कॉन्फिडेंट थे और निश्चित रूप से हम वो सीट जीतते। परंतु आप देखिए कि इनकी ही गलतियों के कारण, और ये गलती पहली बार नहीं हुई है, ये गलती आपने देखा होगा जब इंदौर में लोकसभा का चुनाव था तब इन्होंने बारात निकाल ली और एन टाइम पे दूल्हा गायब हो गया। आप आश्चर्य की बात देखिए कि जब नामांकन भरा जाता है तो हर पार्टी एक डमी प्रत्याशी का फॉर्म भी भरा कर रखती है कोई भी पार्टी हो, कोई भी चुनाव हो। आप देखिए कांग्रेस ने कितनी बड़ी भूल करी है कि उनका डमी कैंडिडेट भी वहां पर उतारा नहीं गया। ये एक सवाल है प्रवीण जी। ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं ना कि समन से जानकारी देना, समन के बारे में कोई जरूरी नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जानकारी सुनिश्चित कीजिए, जब राज्यसभा के चुनाव में क्योंकि जनता मतदान तो करती नहीं है, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि मतदान करते हैं, वो संख्या बल के आधार पर होता है। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की नीयत में ही खोट दिख रहा था कि जब उनके पास संख्या बल था ही नहीं तो ये बाद में रागल आपने से क्या मतलब है कि खोट दिख रहा था? जब खोट दिख रहा था तो पहले क्यों नहीं किया? पहले क्यों नहीं? एक देश एक चुनाव के बड़े नारे लग रहे हैं, एक देश एक कानून के बड़े नारे लग रहे हैं, लेकिन एक कानून दो निर्णय। झारखंड में क्या हुआ? झारखंड में समय अवधि के बाद भी उनको क्या ही होगा सर। अब आप तो कल के इंतजार कीजिए। मूलचंदानी जी दोबारा आऊंगी। आज पैनल में 4 लोग हैं, मुझे सबको पर्याप्त मौका देना है। तनुज जी, मूलचंदानी जी और प्रवीण जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी सर। जीत गए, जीत की खुशियां मनाइए ना, जीत की खुशियां मनाइए, अभी जीत की खुशियां मनाइए। तनुज दीक्षित जी, ठीक है। यशवंत को उम्मीदवार मूलचंदानी जी कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज आप मध्य प्रदेश में रहिए। तनुज दीक्षित जी, आपसे समझना है मुझे कि अभी कल सुप्रीम कोर्ट में फैसला यदि पक्ष में रहा तो क्या हो सकता है, नहीं रहा तब कोई कुछ उम्मीद तो रहेगी नहीं। देखिए, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, मुझे लगता है दर्शकों को उसके बारे में जानने की आवश्यकता है। आर्टिकल 329 सब क्लॉज बी, उसके अंदर एक जुडिशियल इंटरफेरेंस किसी भी चुनावी प्रक्रिया में उसको बार्डेशन लगता है, मतलब बार करता है, उसको रोकता है किसी भी जुडिशियल इंटरफेरेंस को। और ये आर्टिकल हमारे संविधान के अंदर मौजूद है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हो रही है, लेकिन क्योंकि चुनावी प्रक्रिया और खास करके इस प्रक्रिया के अंदर किसी उसका दोष नहीं होते हुए कैंडिडेट की जो डिटेल्स है वो प्रकटीकरण का मामला है। देखिए, चुनाव के अंदर आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज ए के अंदर राइट टू नो, सुप्रीम कोर्ट ने मोर देन 7 ऐसे रिनाउंड जजमेंट्स दिए हैं। खास करके लास्ट जजमेंट 2025 में पूनम वर्सेस दुले सिंह का था, जिसके अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये बता चुका है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा है वो अपने तथ्यों को, अपनी जानकारी को किसी भी रूप में जनता से नहीं छुपा सकता है और जनता को पूर्ण अधिकार है उस प्रतिनिधि के बारे में सब कुछ जानने का। तो एक तो आर्टिकल 329 जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये बेहद स्पष्ट मुझे लगता है, क्योंकि संविधान है और संविधान की मर्यादा रखना ही मुझे लगता है कोर्ट का सबसे बड़ा दायित्व है। उसके बाद में अगर ये पिटीशन जाती है, इसमें 3 कारण हो सकते हैं, 3 विचार करने योग्य चीजें हैं। क्या ये जो जानकारी थी ये बताना आवश्यक थी? हाँ। और आवश्यक कितनी थी जो नहीं बताएगी, बहुत बड़ी चूक है कहीं ना कहीं। दूसरा, फॉर्म के अंदर जो भी आपने त्रुटिवश जो अधूरे कॉलम्स छोड़े हैं, क्या वो जान करके छोड़े हैं, अनजाने में छोड़े, ये बेहद जरूरी है। और तीसरा, रिटर्निंग ऑफिसर का जो ऑर्डर जिसको आप चैलेंज कर रहे हैं, क्या वो गलत साबित कर रहे हैं? क्या वो
वाकई में उस एंगल पे जाता है कि तीनों एंगल से जब इसको सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसके बाद इसके अंदर कोई निर्णय आने की स्थिति बनती है। फिलहाल में अगर इसको समझे तो संवैधानिक रूप से जो भी आदेश आया है उसे मुझे लगता है कांग्रेस को आगे स्वीकारना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल। तनु जी, लेकिन यदि एक बार मान के चलते हैं कि रद्द भी हो सकता है क्या, इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि ये तर्क लेकर ही सुप्रीम कोर्ट तक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस पहुंची है कि वो आवश्यक नहीं था जानकारी साझा करना और जबरदस्ती में ये सब किया गया है। ऐसे में क्या वाकई में रद्द भी हो सकता है, इसकी संभावना ही बनती है यदि तार्किक लगा, तथ्यात्मक लगा तब? देखिए, रद्द तो नहीं, अब पुनः चुनाव की अगर जो आप बात कर रहे हैं, अगर इतना तार्किक लगे और उसमें अगर तथ्य जो है कि वो ऐसा लगता है कि वो प्रकटीकरण करना बेहद आवश्यक नहीं था उस मामले की जानकारी को, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो नामांकन पत्र जिसके ऊपर मेन बहस चल रही है उसको स्वीकार कर सकता है, तो वोटिंग के लिए एक सीट पर पुनः उसमें आदेश हो सकता है। लेकिन ये एक संभावना है और ये संभावना मुझे बेहद कम नजर आती है। बिल्कुल। डॉक्टर नवीन जोशी, कैसे देख रहे हैं भाई इस पूरे घटनाक्रम के बाद? अब सवाल तो यही है कि जो भी निर्णय आएगा कल, उसके बाद कांग्रेस के राजनीतिक रूप से इसे क्या माना जाएगा? देखिए सोनल, इसमें कुल करके कांग्रेस ने खुद गलतियां की और खुद का पश्चाताप करना के वो आरोप लगा रही है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है इसमें। क्योंकि जब जैसे डमी कैंडिडेट नहीं उतारा, ये उनकी गलती थी। इसके बाद भी आप देखते उन्होंने सुधार का मौका जैसा झारखंड में मिला, रिटर्निंग ऑफिसर को सुधार का मौका दे सकता था इनको, लेकिन उन्होंने सुधार की गुंजाइश भी नहीं रखी। 6 बजे तक था सर टाइम। हाँ, वे सुधार की तरफ भी नहीं गए। भाई कई बार गलतियां हो जाती है फॉर्म में, तो उसमें ये रहता है कि आपको मौका देता है रिटर्निंग ऑफिसर। और जैसा झारखंड में हुआ, निर्दलीय प्रत्याशी जो नाथियानी थे, उनका उसमें सुधार के लिए उनको अगले दिन सुधार करके दे दिया उन्होंने, एक टाइम लिमिट दे देता है वो। यहाँ पर कांग्रेस ने लड़ाई वहीं पर शुरू कर दी थी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे इस पूरी सीट में मुझे लगता है मीनाक्षी नटराजन के साथ कांग्रेस ही साजिश कर रहे थे। कहीं न कहीं देखिए आप पूरे प्रकरण में कांग्रेस ही पूरे उसमें हावी चल रही है। भाई कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, कांग्रेस की महिला ने आपत्ति लगाई, कांग्रेस का जो वहाँ के पीसीसी है वो चीफ वो यहाँ आए थे, उन्होंने मतदान ये निर्वाचन के समय उन्होंने फॉर्मेट भरवाया, नामांकन दाखिल करवाने वही आए। तो सब दूर तो कांग्रेस नजर आ रही है केवल। और ये भी देखिए आप, जब जैसा कि अभी विश्वास सारंग को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम जीतते ही, वो इसलिए क्योंकि आप देखिए उनका विमान जो जा रहा था उसमें 38 से ज्यादा विधायक थे नहीं। इसका मतलब स्पष्ट है कि बाकी विधायक कहाँ थे। अब वो अगली फ्लाइट थी, कौन सी फ्लाइट थी, ये सब बात की बात है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी, ये भी स्पष्ट नजर आता है इस पूरे घटनाक्रम में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ ये लग रहा है कि 2028 का रिहर्सल भी हो रहा है। कहीं न कहीं ये जो भाजपा के प्रवक्ता भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि ये 2028 का रिहर्सल भी है। ठीक है, क्योंकि जो अंतरात्मा के साथ आएंगे तो वो कांग्रेसी भाजपा में शामिल होंगे आगे जाकर। बिल्कुल। और आप जो कह रहे हैं उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए जरूर कहना चाहूंगी कि चूंकि इस तरह की खबरें आई, आपने भी सुनी होंगी, पूरे देश में भी चर्चा का विषय कि भैया ये गलतियां तो आप तब कर रहे हैं जब इतने बड़े बड़े वकील आपकी पार्टी में हैं। ये गलतियां आप तब कर रहे हैं जब आपको कहीं ना कहीं ये पता है कि हमारे लिए चुनौती हो जाता, क्योंकि बीजेपी ने कैंडिडेट उतार दिया था संख्या बल कम होने के बावजूद भी। एक आपने तर्क दे दिया कि विमान में उतने लोग ही नहीं थे, लेकिन इसके साथ साथ जब यदि हार जाते, प्रॉपर चुनाव होता, उसके बाद इसकी जिम्मेदारी जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के माथे आती, तो क्या ये भी एक कारण रहा? इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो पिक्चर कुछ ज्यादा साफ होती दिखती है। नवीन जी। सोनल जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए जब डमी कैंडिडेट के तौर पर सब पार्टियां उतारती है और जैसे ही नामांकन वापस होता है तब उसका नाम हटा लिया जाता। अरुण यादव का नाम लिया जा सकता था, पूरी फॉर्मेलिटी कर दी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। जब पता था कि फॉर्म में गलतियां हो गई हैं और जब उन्होंने स्वीकार, जब आपको रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है कि इसमें ये कमियां हैं, तो आप बताइए कि उसमें, और सबसे बड़ी बात है तेलंगाना में यदि कोई मामला चल भी रहा था तो आधे घंटे में कैबिनेट बुला करके वहाँ की सरकार उस मामले को खत्म कर सकती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफी यहाँ आ सकती थी और 6 बजे तक का वक्त था।
ये 6 बजे तक का वक्त था उस दिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जो मीनाक्षी नटराजन को दिया था। 6:45 बजे निर्णय बाहर आता है विधानसभा से कि भाई उनका नामांकन रद्द हो गया है। वाकई में प्रवीण खरे साहब आपके पास समय तो था, और ये जो अभी डॉक्टर नवीन जोशी ने कहा है या जो अधिवक्ता महोदय कह रहे हैं, तनु दीक्षित जी सुप्रीम कोर्ट के हैं, वो तो एडवोकेट, वो यदि कह रहे हैं कि ये हुई है मानना, तो प्रवीण जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे अब भी कि हाँ अंदर कुछ गड़बड़ है, अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है? मैं दो चीजें रखना चाहता हूँ। जैसे नवीन जी ने वहाँ का नाम लिया झारखंड का, तो उनको डेट के बाद राहत दी गई। मतलब आप क्या करना चाह रहे हो? ये एक देश एक कानून की बात कर रहे हो और एक फैसला एक कानून दो नियम की बात कर रहे हैं आप। उधर मध्य प्रदेश में कुछ और, झारखंड में कुछ और। दूसरा इसमें हमारे साथ मैं कहना चाह रहा हूँ जल्दी से, जो जस्टिस रोहित आर्या जी जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, वो असंवैधानिक तरीके से वहाँ पे पैरवी कर रहे हैं। ये तो गलत बात है। अभी आप अपनी गलती अभी भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं प्रवीण जी। आप सारे लोगों को लपेटते चलेंगे, आप किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन अपनी गलती को छोड़ के आप लोग सबके ऊपर थोपते हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, तनु जी जल्दी से एक लाइन में कुछ यदि आप कंक्लूड करना चाहे इस विषय को जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है कि ये मामला राजनीतिक से ऊपर उठ करके कहीं ना कहीं न्यायिक व्यवस्थाओं के तरफ अब बढ़ चुका है, और हम चाहे कितनी बहस कर लें, अंतिम निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय लेगा, और जो भी दूध का दूध और पानी का पानी होना इस मामले के अंदर जो भी फैक्ट से है, उस जल्दी सबके सामने आएंगे। तो मुझे लगता है न्याय व्यवस्था पे विश्वास के साथ में इंतजार करना ही बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सवाल तो कई सारे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने देरी क्यों की इस मामले में, तो क्या उन्होंने इसीलिए कि समय खत्म हो जाए नामांकन वापसी का और उसके बाद निर्विरोध जो है कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। जेपी मूलचंदानी जी फिलहाल तो आप खुशियां मनाइए, कल तक का इंतजार कीजिए क्या आता है। और प्रवीण खरे साहब आपको बहुत सारी शुभकामनाएं कल के निर्णय के लिए। डॉक्टर नवीन जोशी बहुत शुक्रिया, तनुज जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का, प्रवीण जी आपका भी, और मूलचंदानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।